नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मजाज ने महिलाओं के लिए एक बहुत सुंदर शेर कहा है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कई महिलाओं ने मजाज की इन लाइनों का जवाब देने की कोशिश की और वो घर से बाहर निकली काम करने के लिए। जब महिलाएं घर से बाहर निकली तो पुरुषों ने सोचा कि अब ये पैसे कमा रही हैं, इनकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनके पास खुद के लिए समय नहीं बचा और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ गई, चुनौतियां उनके सामने आ गई। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे आज की गुफ्तगू में। आज की गुफ्तगू का मुख्य विषय कामकाजी महिलाएं, समस्याएं एवं चुनौतियां। विशेषज्ञ के रूप में आज युक्ति संस्थान के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर सरोजी हारित हमारे साथ हैं, जो कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपकी संस्था में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं आपका अभिवादन स्वीकार करती हूँ और मैं भी अभिवादन करती हूँ अपने दर्शकों का, आपका भी अभिवादन करती हूँ, क्योंकि युक्ति संस्थान मेरा भी संस्थान है। और सभी दर्शकों को एक बार पुनः अभिवादन करती हूँ। नमस्कार दोस्तों। संरक्षक जी, आपसे हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि कामकाजी महिलाएं किसे कहेंगे, क्योंकि महिलाएं तो घर में भी काम करती हैं, अगर वो बाहर ऑफिस में जाती है तो भी काम ही करती है, तो कामकाजी महिलाएं अपन किसे कहेंगे? देखिए, कामकाजी महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनको अपने काम के बदले में कोई पारिश्रमिक मिलता है। वो पारिश्रमिक घर के कार्यों के लिए उसे नहीं मिलता है। तो काम तो महिलाएं, स्त्रियां घर में भी करती हैं, लेकिन वो वहाँ कामकाजी नहीं कहलाएंगी। हाँ, घर में बैठ करके यदि वो अर्थोपार्जन का काम कर रही हैं, जिससे अब उसको पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, तो वो कामकाजी महिला कहलाएगी। चाहे वो घर पे बैठ करके वो काम करे, चाहे वो बाहर निकल करके करे। अभी जैसे कोरोना का समय था, ऑनलाइन काम हो रहा था, तो कामकाजी महिला है, घर में बैठ करके ऑनलाइन काम कर रही थी। या कोई महिला जैसे घर में कुछ चीज बना रही है, उसको बाजार में बेचेगी, तो वो भी एक कामकाजी महिला है। यानी घरेलू कार्यों के अतिरिक्त वो सभी कार्य, चाहे घर में बैठ के किए जाए, चाहे बाहर निकल के किए जाए, जिनसे अर्थोपार्जन होता है, पैसे मिलते हैं, वो कामकाजी महिला कहलाएगी। कामकाजी जो महिलाएं, उनके सामने प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं आप कौन सी देखती हैं? कामकाजी महिला समस्याओं से घिरी हुई है, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने। एक सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, सबसे पहले कहना चाहूंगी कि प्रत्येक महिला की परिवार में एक निश्चित भूमिका है। कहीं वो माँ के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है, बहन या बेटी के रूप में है, तो उसके वो पारिवारिक दायित्व भी उसे निर्वहन करने होते हैं। और कामकाजी महिला के रूप में भी उसकी एक भूमिका होगी। मान लो वह कहीं शिक्षण संस्थान में है, किसी ऑफिस में है, या किसी औद्योगिक संस्थान में है, जहाँ भी वो काम कर रही है या जहाँ के लिए वो काम कर रही है, वहाँ भी उसकी एक भूमिका होती है ना। वो हो सकता है अधीनस्थ की भूमिका में है, या अधिकारी की भूमिका में है, या इस तरह से। तो अपनी भूमिका के प्रति न्याय करना, वो स्वयं न्याय कर सके, यानी प्रत्येक भूमिका, चाहे वो घर की हो, चाहे वो उसके फील्ड की हो, वहां वो न्याय कर सके उस भूमिका के साथ, और उसकी उस भूमिका के न्याय को दूसरे लोग मान्यता दे सके कि हाँ ठीक है, ये सही कर रही है। मैं यहाँ इसलिए ये कह रही हूँ ये बात है कि महिला काम करती है, डबल जिम्मेदारी है उसके ना, दोहरी भूमिका वो निभाती है। लेकिन जहाँ बाहर काम कर रही है, वहां भी उसे ये सुनने को मिलता है कि आप ध्यान कम दे रही हैं, आपका ड्यान तो घर पे पड़ा है, या जो भी है इस तरह से। और घर में घर वालों को ये लगता है कि ये तो सारे दिन ऑफिस या स्कूल या इस तरह से अपने ड्यूटी जॉब जो उसकी है उसके प्रति उसका ध्यान रहता है, घर पे घर के कामों में इतना ध्यान नहीं है, या घर के काम मशीन की भांति यंत्रवत निपटाती है, या जो भी है। तो वो ये कोशिश करती है कि मैं प्रत्येक भूमिका के साथ न्याय करूं। घर में हूं तो घर की जो भूमिका वो निभाऊं, बाहर हो तो बाहर की भूमिका जो मेरी है वो भी ईमानदारी से मैं निभाऊं, और उसकी उस भूमिका के प्रति जो न्याय वो कर रही है उसको न्यायोचित सम्मान प्राप्त हो। ये उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या उसके साथ आती है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन कैसे करे वो, क्योंकि दिन के 24 घंटे हैं,
और जहाँ उसकी ड्यूटी है या उसको जाना पड़ता है या घर पे बैठ के मान लो काम करना पड़ता है, तो कुछ निश्चित घंटे जैसे सवा 5 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे जो भी उसके हुँ, हुँ। निश्चित है बाहर की दुनिया के हुँ, लिए मतलब कामकाज के लिए, तो वहाँ भी उसको समय देना पड़ेगा, घर के काम भी निपटाने होंगे। हुँ, घर के काम सुबह जैसे साफ-सफाई से लेकर के नाश्ता है, इस तरह से बच्चे यदि हैं, माँ की भूमिका है, तो बच्चों का स्कूल जाना, उनका हुँ, टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड यदि बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनका टिफ़िन या घर पे ही रहते हैं, तो उनका खाना, यदि सास-ससुर हैं घर में और रिश्तेदार हुँ, हैं, तो उनके लिए खाना, ऐसे ही बाहर जब वो चली जाएगी, तो खुद भी कुछ खाने के लिए लेके जाएगी, वो सब भी तैयार करना। वहाँ जाकर के भी वो खुद बैठने के लिए तो जाती नहीं हुँ, है कि हुँ। उसको आराम से बैठ के हाँ, हाँ। चाय-नाश्ता करवाया जा रहा है। वहाँ भी उसको काम करना पड़ेगा। आने के बाद फिर उसे अपनी ड्यूटी वही करनी हुँ, पड़ेगी, हम हुँ, रात का खाना भी खाएँगे। हुँ, पूरा परिवार इंतज़ार कर हुँ, रहा होगा कि वो आए, सबके लिए चाय बनाई है, हुँ, इस तरह से। हुँ, तो समय का प्रबंधन करना उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हुँ, रहती है। समय का प्रबंधन करते-करते भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसे अपने से रिलेटेड हुँ, काम होते हैं, उनको वो छोड़ती है, उसको छोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है और किसी और के लिए वो थोड़ा-सा भी यदि कोई काम छोड़ दे तो फिर उसको सुनना पड़ता है सुनना कि पड़ता ये काम तो सुबह तुमने किया ही नहीं, है। हुँ, हुँ, तुम तो चली गई हुँ, या अब ये काम तुम्हें अब करना पड़ेगा, हुँ, जब वो थकी-हारी आई है तो उसको वो डबल काम करने पड़ेंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आजकल सहायिकाएँ बहुत रखी जाती हैं, हुँ, हुँ, घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए हुँ, हुँ। सहायिकाएँ रखी जाती हैं, लेकिन सभी महिलाएँ तो ऐसा नहीं कर नहीं कर सकती। सकते। सबकी सैलरी, सबका वेतन, पारिश्रमिक इतना नहीं होता हुँ, कि वो मतलब खुद बचा भी ले हाँ, हाँ, और अपनी घरेलू सहायिका के लिए भी खर्च कर खर्च दे, कर दे। उसको वेतन दे दे, हुँ, पारिश्रमिक दे दे। हुँ, तो सब तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर हुँ, हुँ, पाती कि घरेलू सहायिका को रख ले। तो 2 सबसे बड़ी समस्या मैं उसके सामने देखती हूँ। एक तो अपनी भूमिका का निर्वाह है वो ढंग से कर पाए, ये उसको बड़ी चिंता हुँ, रहती है और दूसरा वो समय का प्रबंध हुँ, कैसे करे कि सब काम टाइम पर हो जाए, समय पर अपना ऑफ़िस, स्कूल जहाँ भी उसको जॉब पर जाना है, किसी फैक्ट्री कारखाने में जाना है, कहीं भी जाना है, इंस्टीट्यूट में हुँ, जाना है, समय पर वहाँ पहुँच जाए और समय पर घर का काम निपटा ले और समय पर वापस पहुँच जाए। वापस पहुँच जाए। समय का प्रबंधन उसके सामने बहुत बड़ी चिंता है, चुनौती है, एक चुनौती, समस्या है उसकी। समस्या है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं वो संवाद में बेहतर होती है। मगर फिर भी जो कार्यस्थल है वहाँ पर लोग पुरुष को ही बॉस की भूमिका में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो बात आपने कही है कि एक अधिकारी पुरुष के रूप में ही सभी उसको स्वीकार करते हैं। हुँ, वो आसानी से हज़म होता है कि हमारा बॉस जो है वो एक पुरुष पुरुष है। है। और ये जो बात आपने कही है मैं मान सकती हूँ कि आपने ऐसे तो कही नहीं है, आपने कहीं ज़रूर पढ़ा है, कोई रिसर्च, हुँ, हुँ। कोई स्टडी ऐसी हुई है हाँ, हाँ। जिसमें ये निष्कर्ष निकल के निष्कर्ष आया निकाल है। तो बात तो सही है कि चाहे महिला अधीनस्थ हो, चाहे पुरुष अधीनस्थ हो, हुँ, अधिकारी वो एक पुरुष को ही पसंद पसंद करते है। हैं। अब इसमें मैं क्या कहूँ, एक तो हमारी ये जो मानसिकता है पुरुष प्रधान समाज वाली, हुँ, हुँ। कि महिलाएँ एक तरफ तो पहले बाहर ही नहीं निकलती थी, हुँ, हुँ। है ना? उनको हम घर तक रखते थे और अब वो बाहर निकलने लगी तो वो उनसे उच्च पदों पर पहुँच जाए, पहुँच ये तो आसानी से हज़म नहीं होता। हुँ, हुँ। तो एक तो कहीं न कहीं वो आता है, आदत नहीं है। मैं इसको इस रूप में ले सकती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को भी और पुरुषों को आदत नहीं है अपने अधिकारी के रूप में एक महिला को देखने देख की। लेंगे। फिर उससे आदेश प्राप्त करना, उससे निर्देश प्राप्त करना कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो और कभी गलती हो जाए और वो डाँट दे, तो फिर उपहास का पात्र बन हाँ, जाता है वो पुरुष की एक महिला ने डाँट दिया। हुँ, मुझे कभी-कभी ये लगता है कि आप पुरुष-महिलाएँ क्यों देखते हो? हुँ, आप जेंडर वाइज़ होते ही क्यों हो? हुँ, हुँ। आप ये देखो ना वो उच्चाधिकारी है। हाँ, हाँ। अपनी योग्यता से एक महिला उच्चाधिकारी बन सकती है, एक पुरुष उच्चाधिकारी बन सकता है और जो उच्चाधिकारी होगा वो अपने अधीनस्थ को निर्देश भी देगा, आदेश भी देगा, गलती होने पर डाँटेगा भी, है ना? तो ये आप सही कह रहे हैं कि आसानी से हज़म नहीं होता, सभी एक पुरुष को ही देखना चाहते हैं। हुँ, एक जगह की मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ कि कहीं किसी जगह पर एक मुखिया जो है हुँ, हुँ। प्रिंसिपल पोस्ट मान लो है, प्रिंसिपल पे एक महिला की जब पदोन्नति हुई तो सबने कहा कि अरे रे क्या है, अब तो क्या है ना? किसी-किसी ने उसको पोपाबाई का राज भी कह दिया, किसी ने कुछ भी हुँ, कह दिया इस तरह से। और वो ही उनके स्थान पर यदि कोई पुरुष बैठ जाए, चाहे वो पियक्कड़ हुँ, हो, हुँ। चाहे वो आलसी हो, चाहे कैसा भी रहा कैसा हो, भी हो। यानी सारे तो हाँ, एक जैसे नहीं होते हाँ, ना, सारे हाँ। एफिशिएंट नहीं हाँ, होते, किसी में कोई दुर्गुण हुँ, भी हो सकता है, वो भी उच्चाधिकारी बनते हैं, तो वो स्वीकार्य है। वो स्वीकार्य है। वो हर प्रकार का स्वीकार्य है, पर
वो पुरुष है। पुरुष है। पुरुष चाहे कैसा हो, व्यभिचारी हो, लंपट हो, कैसा ही हो, पीने वाला हो, स्मोकिंग करने वाला हो, अपशब्द बोलने वाला हो, उसकी नजरें चाहे कितनी खराब हो, मैं ये नहीं कह रही सबकी ऐसी हाँ, होती है, मैं कहने हाँ। उदाहरण देना चाह रही हूँ, यदि ऐसा है तब भी वो स्वीकार्य होता है। महिलाएं कम स्वीकार्य होती है, अब होने लग गई है, हाँ, हाँ। अब पिक्चर बदल रही है, अब स्वीकार्य होने लग गई है, ऐसी बात नहीं है, सब जगह उसकी अवमानना नहीं होती है। पुरुष बातें तो बराबरी की करते हैं, समानता की करते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 58% पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं उनके बराबर आके बैठे। अभी अमेरिका में एक स्टडी भी हुई है, उसमें सामने आया कि अभी तो 286 वर्ष और लगेंगे समान होने में, मतलब 300 वर्षों तक का और सफर तय करना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हजारों साल की जो असमानता है, हजारों हजारों साल की जो असमानता है, वो चाहे कोई समाज हो, भारतीय समाज हो चाहे अमेरिकन हाँ, हाँ। समाज हो, विकसित और विकासशील देशों में अंतर इतना ही है कि वहां जो बदलाव अब आया है वो हमारे यहाँ आगे आएगा, उनके यहाँ जो पहले आ गया वो अब हमारे यहाँ आ रहा है, फर्क इतना ही है। तो हजारों हजारों सालों की जो असमानता है महीनों में, वर्षों में बदलने वाली नहीं है, समय लगेगा, लगता है समय, लेकिन हाँ पिक्चर बदलेगी। अब देखिए, हमारी आबादी का लगभग आधा भाग जो है महिलाएं हैं, है ना, और महिलाओं में भी अब कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और कामकाजी महिलाएं इसलिए संख्या बढ़ रही है कि महिलाएं साक्षर हो गई, शिक्षित हो गई। शिक्षित महिला है जो अब अपना सब कुछ समझ रही है, और फिर परिवारों की आवश्यकता भी हो गई है, आर्थिक रूप से महिला और पुरुष दोनों का कामकाजी होना एक आवश्यकता भी बन गई है बढ़ते हुए समय, बदलते हुए समय में। तो ये जो अपन देख रहे हैं कि भाई पुरुष स्वीकार नहीं करता कि महिला घर से बाहर निकले, कामकाजी हो, ये बात तो सही है कि वो स्वीकार तो नहीं करता, लेकिन उसकी मजबूरी है। इस पे भी एक रिसर्च हुआ कि हर 4 में से एक पुरुष नहीं चाहता कि उसकी पत्नी काम करने के लिए घर से बाहर निकले। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहता, और बाहर निकलने भी देना चाहता है तो सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए। वो कमाए, वो सैलरी उसको दे दे। यानी डिसीजन लेने का जो पावर है वो आज भी उस महिला को वो पुरुष नहीं देना चाहता है। यहाँ हम क्लियर कर दें आपकी तरफ से भी, मैं अपनी तरफ से भी, कि हम कोई ये आक्षेप नहीं लगा रहे कि सब पुरुष ऐसा कर रहे हैं, है ना। कुछ एक पुरुष जो पति की भूमिका में है, वो अपनी पत्नियों को घर के बाहर काम करने के लिए या घर से काम करने के लिए जो इजाजत देते हैं, वो भी उसका स्वयं का निर्णय नहीं हो सकता। स्वयं का निर्णय पे मोहर उसकी लगनी चाहिए कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। तो वो आर्थिक मजबूरी की व्यवस्था के चलते उसको परमिशन देते हैं और उसकी सैलरी पे अपना हक समझते हैं, और यदि वो कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त कर ले तो फिर उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये तो खतरनाक हो गया, तो कई महिलाओं को बीच में जॉब छुड़वा ली जाती है। आईटी कंपनियां हैं जैसे, तो उनमें अधिकतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर या तो एक बॉन्ड या फिर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है महिलाओं से कि आप इतने समय तक, आप अगर अविवाहित है तो आप शादी नहीं करेंगी, अगर आप शादीशुदा है तो आप बच्चों को जन्म नहीं देगी। इन सब बातों पर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, जो नियोक्ता होता है ना, जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देता है, वो नियोक्ता अपनी तरफ से शर्तें रखता है ना। और कुछ एक संस्थानों में ये शर्तें होती है, आप शादी नहीं करेंगे या बच्चे नहीं करेंगे। तो मैं ये एक बात तो यहाँ ये स्पष्ट करूं कि ऐसी जो कंपनी है, जो नियोक्ता है, उनके यहाँ हम जाएं क्यों? हम जाएं क्यों जहाँ इस तरह की शर्तें हो? भाई शादी करना हमारा एक सामाजिक दायित्व है, या हमारा पारिवारिक दायित्व है, या हमारी एक परंपरा है ना हमारा। और फिर बच्चे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के, परिवार आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें मानने के लिए हम विवश तभी है ना जब हम वहां जाते हैं। यदि हम वहां जाएंगे नहीं जॉब के लिए तो कोई हम पे शर्तें क्यों ला देगा? पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं। दूसरी है कि मान लो ये फील्ड है जहां इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, और मान लो मजबूरन हमें जाना भी पड़ता है, तो हमें मिल करके विरोध करना चाहिए। महिला संगठनों को भी विरोध करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी विरोध करना चाहिए कि ये इस तरह के बॉन्ड भरवाना, उनसे लिखित में लेना, वो गलत है, अनुचित है। हाँ ठीक है, वो जैसे बच्चे को जन्म देना है,
तो उसके लिए मातृत्व अवकाश मिलता है। हम्म, मातृत्व अवकाश के अलावा यदि वो कोई नहीं आती है, एब्सेंट रहती है, तो वो तो अपनी छुट्टी लेगी, हम्म, अपनी सैलरी कटवाएगी या जो भी उसके बाद छुट्टियां इकट्ठी की हुई उनको खर्च करेगी, कुछ भी करेगी, हम्म, अपने हिसाब से होगा, उसका अपना होगा। इसी तरह से यदि ये कोई महिला शादी कर रही है, विवाह कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अब काम करने लायक ही नहीं रही। हम्म, वो यदि दोहरी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकती है, घर परिवार और अपने नौकरी दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकती है, तो इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है इसमें? बहुत सी महिलाओं ने शादी के बाद भी बहुत अच्छा काम किया है, हाँ, अभी भी कर रही है, और कई महिलाओं ने तो इनफैक्ट अपना करियर शुरू ही शादी के शादी के बाद किया बाद है, किया अभी। बच्चों के बाद किया है। हाँ, बच जज बनी है, हाँ, आरएस बनी है, बहुत बनी है। आईएएस तक बनी तो है ये महिलाएं तो शादी कोई के बाद। बात नहीं होती है कि आप शादी और भी बच्चे जो हैं वो आप उस जॉब में नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो प्राइवेट क्षेत्र है वहाँ पर अगर कोई शादीशुदा महिला जॉब के लिए अप्लाई करती है, तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो अविवाहित जो लड़कियाँ, युवतियाँ हैं, उनको उतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके पीछे शायद कि भई शादीशुदा है तो उसके बच्चे होंगे, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होंगी, कुछ भी कारण होंगे। आप मुख्य कारण किसे मानती हैं? देखिए, विवाहित महिलाओं को जॉब पे लोग कम रखना कम चाहते हैं, रखना, हाँ, हाँ। है ना? आप ये कह रहे हैं, और अविवाहित को जल्दी से जल्दी रखना से रख चाहते लेते हैं, हैं वो। रख लेते हैं। तो मैं जो जॉब पे रखने वाले हैं ना, उनकी मानसिकता को ये यहाँ स्पष्ट कर सकती हूँ कि उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि भई मैरिड है तो 100 प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ हुँ, होंगी, हुँ। हमें टाइम नहीं दे पाएगी, और जो अनमैरिड है वो आसानी से टाइम दे हुँ, पाएगी, हुँ। है ना? उनकी ये जो सोच है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सोच गलत है, हुँ, हुँ। ये सोच गलत है। स्त्री विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, हुँ, आपकी किसी जॉब के लिए ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। आप उसकी योग्यता को देखो, कार्यक्षमता को देखो उसकी, उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उनको देखोगे, कार्यक्षमता को देखोगे, वहाँ उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हुँ, हुँ। वो विवाहित है या अविवाहित है, उससे क्या? हुँ, हुँ। क्या सारी अविवाहित लड़कियाँ, महिलाएँ ही अच्छा काम करती हैं क्या? विवाहित नहीं करती हैं क्या अच्छा काम? दूसरी बात है, उनको लगता है ये समय ज़्यादा देंगी। क्यों देंगी समय हुँ, ज़्यादा? हुँ। क्यों चाहिए आपको समय ज़्यादा? एक जब भी आप किसी को जॉब देते हो तो उसमें वर्किंग आवर्स लिख के देते हाँ, हो। हाँ। सुबह 8 से लेके 5 बजे तक आपका टाइम पीरियड रहेगा, या हुँ, जो भी 8 हुँ। घंटे या जो भी रहेगा। उसके अलावा आप क्यों लेंगे भी टाइम किसी का? हाँ, जो भी अविवाहित है, क्या हाँ। उसकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती? उनके घर परिवार नहीं होता क्या? है ना? उनको भी अपने घर परिवार में दूसरे रिश्तेदारों को हुँ, भी हुँ। देखना होता है, प्लस उनका पर्सनल स्पेस भी होता हुँ, है, हुँ। जहाँ वो कुछ भी करना हुँ, हुँ। चाहे। तो हमारे यहाँ शर्तें, नियम, कंडीशंस हुँ, हुँ। तभी अप्लाई होते हैं जब सामने वाला मानने को विवश होता है। यदि वो नहीं माने ना, तो मैं कहती हूँ उनको हार करके ये बदलने पड़ेंगे नियम कानून अपने, शर्तें बदलनी पड़ेंगी और लोगों को जॉब पर रखना पड़ेगा। मातृत्व अवकाश पर आप क्या कहना चाहेंगी? मातृत्व अवकाश एक विवाहित महिला हुँ, जो भी है, उसका ये अधिकार है। हुँ, हुँ। वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, एक नया जीवन इस पृथ्वी पे ला रही है। हुँ, बच्चा पैदा होने के बाद अपने आप बड़ा नहीं होता, हुँ, हुँ। उसको पालना पड़ता पालना है भई, पड़ता है। और पालने को तो कोई भी पाल देगा, उसको खिला-पिला देगा, लेकिन माँ से उसे जो संस्कार हुँ, मिलेंगे, हुँ। माँ की परवरिश से उसे, माँ के दूध से उसे जो संस्कार मिलेंगे, वो चीज़ें जीवन मूल्यों को हुँ, उसके हुँ। अंदर विकसित करती हैं, हुँ, डालती है, और वो ही बच्चा आगे चल कर के एक नागरिक बनता है। हुँ, हुँ। तो यदि ये सब नहीं होता, माँ की कोई महत्ता नहीं होती एक बच्चे के लालन-पालन में, तो सब बच्चों को पैदा करके और आप एक ऐसा शिशु गृह खोल दो जहाँ लोग केयर टेक करेंगे, हुँ, उसकी हुँ। देखभाल हुँ। करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं होती है। माँओं के द्वारा बच्चों को अच्छे से लालन-पालन के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान रखा गया है, हुँ, और ये बहुत अच्छी बात है, और अब तो प्राइवेट सेक्टर में हुँ, भी हुँ। इसको लागू कर लागू दिया कर गया है कि भई बच्चे को जन्म तो वहाँ भी महिलाएँ दे ही हुँ, रही है। हाँ, हाँ। फ़र्क इतना है कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई प्राइवेट हुँ, सेक्टर में है, हुँ, हुँ। तो उसको अवकाश मिलना चाहिए। अच्छी बात है ये। हाँ, हाँ। जहाँ पर महिलाओं से सीधा फ़ायदा होता है, वहाँ पर उनको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्वागत कक्ष हर कार्यालय में बने होते हैं रिसेप्शन के, वहाँ पर महिलाओं को ही रखना बेहतर समझते हैं लोग। जैसे कॉल सेंटर है तो किसी वहाँ पर भी लड़कियों को, महिलाओं को ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
उसमें भी महिलाएं, लड़कियां सुंदर हो, पतली हो, ये भी सारी अनिवार्यताएं रख दी जाती है। इस पर आप क्या राय रखती हैं? आपके क्या विचार हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हम क्वालिफिकेशन देखते हैं या उसकी सुंदरता देखते हैं। सुंदरता एक क्वालिफिकेशन नहीं हो नहीं सकती, होती, नहीं होती। है ना? सुंदरता एक क्वालिफिकेशन नहीं हम्म, है ना? तो आप जो भी कोई जॉब पे रखने वाली कंपनी है, वो सुंदरता को जैसे रिसेप्शनिस्ट और इस तरह से हाँ, वो रख लेते हैं, तो ये चीज़ें प्रारंभ में तो चल गई, हम्म, लेकिन आज ये चीज़ें हजम नहीं होनी चाहिए। हम्म, हमें अच्छा काम करने वाला वर्कर लेना चाहिए। वो एक पुरुष भी हो सकता है, हाँ, हाँ, एक महिला भी हो सकती है, और जिनको हम सुंदर कहते हैं वो हो सकते हैं, जिनको असुंदर कहते हैं वो भी हो वो भी हो सकते हैं, सकती कोई भी हो सकता है। है। उसकी भाषा सभ्य होनी चाहिए, उसको अपने कार्य का ज्ञान ज्ञान होना होना। चाहिए, उसको लोकोच्चार या व्यवहार आना चाहिए। लोक व्यवहार कैसे किया जाता है, जैसे एक होटल के रिसेप्शन पे आप खड़े हो, स्वागत कक्ष पे आप खड़े हो, एक नया आपके पास कस्टमर आ रहा है, यात्री आ रहा है, उससे कैसे बात करनी है, वो यदि आपको आती है, तो मेल फीमेल की क्या बात है इसमें? जिसको भी आता है अच्छे से, जो अपना काम कर सकता है, आप उसको रखो ना। लेकिन हमने क्या है, एक आदत बना ली है कि वहाँ एक सुंदर सी लड़की ही होनी होनी चाहिए, चाहिए। तभी लोग आएँगे। लेकिन मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा कि बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी और सारे यात्री उसी होटल उसी में होटल जा में रहे आ हैं। रहे हैं, ऐसा तो मैंने ऐसा नहीं भी नहीं देखा। होता। बाकी होटल्स में भी लोग लोग जाते जा हैं, रहे हैं। जहाँ सुंदर सी लड़की नहीं खड़ी, एक लड़का खड़ा है, हम्म, सभ्य अच्छे ढंग से कपड़े पहन रखे हैं और भले ढंग से बात कर रहा है, उसके यहाँ भी लोग खूब जाते हैं। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, मैटर नहीं करती। ये भौतिक चीज़ें हैं, हम्म, ये सब नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पे नौकरियों का डिसीजन नहीं होना चाहिए कि सुंदर है इसलिए इसको दे दो, नहीं। कार्य किस ढंग से किया जा रहा है, उसको कार्य का ज्ञान कितना है, उसका व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ। क्योंकि जो भी जनसंपर्क वाली नौकरियाँ होती हैं, हम्म, उनमें यात्री या दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को प्रधानता दी जानी हम्म, चाहिए। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वहाँ सुंदर सजे-सजाए लड़कियों को खड़ा कर दो। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करूँ, कई बार हमने शिक्षण संस्थाओं में देखा है या हर जगह देखा है, जब भी कोई अतिथि आते हैं तो हम अपनी बच्चियों को, लड़कियों को सजा-सजा के खड़ा कर देते हैं, और उस सजाने से पहले उनका चुनाव करते हैं ना, तो उसमें भी वही सुंदर-सुंदर लड़कियाँ, है ना? सुंदर लड़कियाँ मतलब वो श्वेत वर्ण हो हाँ, और इस हाँ, तरह से हो, तो उनको और अच्छे से ड्रेस और ड्रेसअप मेकअप करके खड़ा कर देते हैं। मैं इस बात से हमेशा चिढ़ती हूँ। हम्म, ऐसा क्यों? वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हम्म, वो ही क्यों? कोई भी अच्छे बच्चे जो भी हैं ढंग से बोल सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। हम जो मैसेज देना चाहते हैं, हमारे यहाँ किस तरह के मूल्य हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, तो कोई भी बालक खड़ा हो सकता है, लड़का खड़ा हो सकता है। लड़कियों को ही क्यों सजा-सजा के हर जगह खड़ा कर दिया जाता है? तो मुझे तो ये सही नहीं लगता है, और इस तरह से मैं किसी को इजाज़त भी नहीं दूँगी कि वो इस ये जॉब पर बात जाए। मुझे लगता है दूर तक जाएगी। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो शायद इसको रेखांकित करेंगे इस बात को। नहीं, लड़कियों को भी मैं हाँ, ये कहना हाँ, चाहूँगी, हाँ, जहाँ सिर्फ़ आपकी सुंदरता से आपको कोई हाँ, हाँ। नौकरी मिल रही हो, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि कार्यस्थल पर कई बार एक महिला ही दूसरी महिला का साथ नहीं देती। जैसे बॉस के तौर पर एक महिला है, उस जो जूनियर उसके साथ अगर कोई परेशानी हो रही है या कुछ समस्या है, अगर वो अपने सीनियर को कहती है, तो वो कहती है कि इस बात को यहीं पर दबा दो। अगर तुम ज़्यादा विद्रोह करोगी तो शायद तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाए या तुम्हारे ऊपर एक ठप्पा लग जाए कि नहीं, ये तो शिकायतें करती है, इसका तो नेचर ऐसा है। तो एक महिला ही दूसरी महिला का साथ कई बार नहीं दे पाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये समाज आसानी से तो किसी को काम नहीं करने देगा, क्योंकि समाज को भी आदत नहीं है ना हाँ, हाँ। कि महिला बेधड़क होकर के काम करे, हाँ, निडर नहीं। होके काम करे और अपनी योग्यता दिखाए और हुँ, अपनी प्रतिभा का परिचय दे, और बहुआयामी यदि उसका व्यक्तित्व है तो हुँ, वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे, या जो भी उसके व्यक्तित्व के सभी हुँ, पहलू उजागर हों इस तरह से, तो आसानी से तो ये हजम नहीं होता, और कई महिलाओं को भी हजम नहीं होता। वो महिलाएं भी अंदर ही अंदर कहीं कुंठा, ईर्ष्या, जलन इस तरह की रखती हैं, और उस महिला की बहुमुखी प्रतिभा को वो क्या कहते हैं, चमचागिरी भी कह सकती है, लोकप्रियता हाँ, हाँ, प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिखा रही है, हाँ, हाँ, ऐसा भी कह सकती है, मान हुँ, सकती है। हुँ, तो इस तरह से होता है हुँ, ऐसा, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी आदत हुँ, नहीं हुँ, है। हम एक पुरुष को ऑलराउंडर देखते हैं, एक महिला को ऑलराउंड देखना हमें
पसंद नहीं आता है, हमें हजम नहीं होता है। ये पुरुष भी है, महिला भी है, उसकी भी ऐसी हालत है। यहाँ मैं ये कहूँगी कि एक उच्चाधिकारी यदि महिला है और अधीनस्थ यदि कोई महिला है और उस महिला के साथ कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है, तो वो अधीनस्थ महिला को ये परामर्श वो उच्चाधिकारी देती है कि भई तुम इस बात को यहीं दबा दो या तुम्हारी बदनामी होगी या इस तरह से। तो मैं इसमें 2 बातें देखती हूँ। पहली बात ये देखती हूँ कि वो महिला चूँकि उच्चाधिकारी है, उसके पास अनुभव है, उसने देखा होगा कि किस तरह से बात चाहे कितनी आगे बढ़ जाए, अंततः सब जगह न्याय नहीं मिलता, है ना? कभी-कभी न्याय मिलता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है। और आप ये भी कह सकते हो कि वो उच्चाधिकारी है और एक अधीनस्थ की प्रॉब्लम है, तो वो उच्चाधिकारी महिला ये भी सोच करके उसको हतोत्साहित करती है कि इस मैटर को यहीं खत्म कर दे, बात आगे बढ़ेगी तो मेरे नेतृत्व पर भी सवाल आएंगे कि भाई आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए या आप इस मैटर को सुलझा नहीं पाई या इस तरह से। तो दोनों बातें, एक तरफ उसको लगता है कि ये कुछ भी कर ले, फाइनली डिसीजन मतलब इसके पक्ष में नहीं आना, न्याय इसको नहीं मिलना है, न्याय का मतलब या जुडिशरी नहीं है, मतलब लोगों की तरफ से भी है। और दूसरा वही है कि उसको यही लगता है कि भाई मेरी लीडरशिप पर भी ये सवाल खड़ा होगा कि भाई तुम यहाँ उच्चाधिकारी हो फिर भी अधीनस्थ के साथ ऐसा हुआ है ना? इस तरह की जो परिस्थितियां आती हैं। कार्यस्थल पर जो महिलाओं के सामने समस्याएं और चुनौतियां रहती है, उनका सामना महिलाएं कैसे करें? आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कार्यस्थल पे उसके साथ एक समस्या और भी है, बहुत बड़ी समस्या है, उसकी सुरक्षा की समस्या, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा, उसके व्यक्तित्व की सुरक्षा और उसके शरीर की सुरक्षा, बहुत बड़ी समस्या है उसके सामने। कार्यस्थल पर उसके साथ उत्पीड़न भी हो सकता है, होता भी है। उत्पीड़न में शारीरिक, मानसिक हर तरह का, और ये सब उसके साथ नहीं हो इसके लिए भी कानून भी बनाए गए हैं कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी होते हैं, है ना? तो मैं ये सोचती हूँ कि कभी-कभी तो ये उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि उत्पीड़क जो है बड़ा ताकतवर होता है ना? और जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जिस महिला का उत्पीड़न हो रहा है, वो इतनी ताकतवर नहीं होती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए वो उत्पीड़क जो है वो उत्पीड़न करता है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि हमारा समाज जो है ना, वो एक महिला यदि उत्पीड़न की शिकायत करती है, आरोप लगाती है, तो उसकी बात को पहले तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि ये सही बोल रही है क्या। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जिसके विरुद्ध ये कह रही है, शिकायत लगा रही है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक इमेज होती है ना, उसकी एक इमेज होती है, और इसलिए लोगों को लगता है नहीं नहीं ये महिला बकवास कर रही है, त्रिया चरित्र दिखा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है इसको काम करने के लिए कहा गया हो और ये काम से बचने के लिए अब आरोप लगा रही है ना, इसको छूट नहीं दी जा रही है इसलिए आरोप लगा रही है। तो ये सारी बातें जो है उसको सहनी पड़ती है, उसके सामने ये सारी बातें आती है। यहाँ एक बात आती है हमारे सामने कि क्या जिसका कैरेक्टर हमेशा अच्छा आज तक रहा है, क्या गारंटी है कि उसका कभी खराब नहीं हो सकता? कैरेक्टर वाइज एक पुरुष यदि हमेशा आज तक अच्छा रहा है, समाज में उसकी अच्छी इमेज रही है, क्या गारंटी है कि उसकी खराब नहीं हो सकती? कोई गारंटी नहीं होती इसकी। अच्छा, सब पुरुषों की तो नहीं हो सकती गारंटी, मान लो बहुत लोगों की गारंटी हो सकती है। किसी की नीयत तो खराब हो सकती है, क्या पता उसकी हो गई हो, है ना, क्या पता। दूसरी बात है, यदि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो जांच करवाओ ना, जांच करवाओ, पता चल जाएगा कि कौन आरोप लगाने वाली महिला गलत बोल रही है या जिस पर आरोप लगाए गए वास्तव में वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उसने ऐसा व्यवहार किया हो। तो महिला का उत्पीड़न करना महिला से बदला लेने के समान है। उससे बदला लेना है तो उसके कैरेक्टर पर आ जाओ। ये परिवार भी करता है, परिवार भी इसी हथियार को इस्तेमाल करता है। महिला को यदि आगे बढ़ने से रोकना है तो कुछ नहीं करना, उसके कैरेक्टर पर आ जाओ, और महिला को कैरेक्टर की सफाई देने में
कई बार सफाई देने में इतनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है उसे, इतना स्पष्टीकरण देना पड़ता है, कभी-कभी तो उसे नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। कई विद्वानों ने तो कहा भी है कि महिला के चरित्र पर अगर एक शब्द का आक्षेप लगता है तो उसका पूरा जीवन का सर्वनाश हो सकता है। अपने विद्वान कह कर गए हैं ऐसी बातें। आपने आपकी संस्था है, आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, सभी को कहना चाहूँगी, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे पुरुष हों, हम आबादी का आधा भाग हैं, हुँ, हुँ। हम महिलाएँ, और अब हम कामकाजी महिलाएँ भी हैं, और हम दोहरी भूमिकाएँ निभा रहे हैं, हुँ, हुँ। है ना? तो हम ये चाहते हैं कि हमें सहयोग करें, हुँ, हुँ। हम महिलाओं को सहयोग मिले, घर पे परिवार का सहयोग मिले और कार्यस्थल पे अपने सहकर्मियों का, उच्चाधिकारियों का, अधीनस्थों का, हुँ, हुँ। उनका सहयोग मिले। क्योंकि बिना सहयोग के चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरा, मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि यदि वो कामकाजी महिलाएँ हैं, तो उनको ईमानदारी से अपने जो बाहर के कार्य हैं, जैसे घर से बाहर की जो उसकी ड्यूटीज़ है, हुँ। वहाँ उसको समय पे पहुँचना, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, ये सब उसे ईमानदारी से करना चाहिए। क्योंकि कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि ये तो महिला है इसलिए इसको कुछ नहीं कहा जाता, ये तो काम करे ना करे, ये तो भई बॉस की खास है, हुँ, हुँ। या इस तरह की जो भी हाँ, बातें, जो भी यानी बात उसके आत्मसम्मान पर, उसके कैरेक्टर पर हुँ, कोई भी टिप्पणी आए, उससे हुँ। पहले उसे अपना काम परफेक्टली करना चाहिए, ओके कर रखना चाहिए, और बाहर का कार्य ईमानदार से करते-करते घर का कार्य भी जो वो कर रही है, उसको मैनेजमेंट आना चाहिए। हुँ, हुँ। यदि वो देख रही है कि कार्यभार ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो हाँ, रहा है हाँ। इस चक्कर में, या बच्चों को समय पूरा नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर उसे थोड़ी सहायिकाएँ रखनी चाहिए, हुँ, हुँ। ताकि कामकाज अच्छे से हो जाए और सहायिकाओं को भी कार्य करने का अवसर मिले, उनको भी वेतन मिले, क्योंकि वो भी तो काम करना चाहती है, वो भी कामकाजी हाँ, महिलाएँ हैं हाँ। एक तरह से। तो इस तरह से हमें अपनी दोहरी ज़िम्मेदारी, जो हमने चाहे मजबूरी में ली है, हुँ, चाहे अपनी मर्ज़ी से ली हुँ, हुँ। है, उसको निभाने के लिए हमें घर, परिवार और समाज और अपना कार्यस्थल सभी का सहयोग चाहिए। सहयोग के बिना चलना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे युक्ति संस्थान के संरक्षक डॉक्टर सरोजी हारित के विचार। विषय था कामकाजी महिलाएँ, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ। सहयोगी के रूप में हमारे तर्जनी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।